Hello guys, welcome to Study Master. This is the series of Indian Polity और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और हमारे फंडामेंटल राइट्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. रिसेंटली पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया, ठीक है, और प्रेसिडेंट की असेंट के साथ ये हमारा एक्ट बन गया. ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करता है. हुआ क्या था, हमारी इंडिया की जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके जो कुछ नेबरिंग कंट्रीज थे वहाँ के सिटीजन्स माइग्रेट होके इंडिया में आ रहे थे. फॉर एग्जांपल 1960 से लेके 1971 तक बांग्लादेश फ्रीडम मूवमेंट हुआ था. उसमें बांग्लादेशी जो लोग थे वो माइग्रेट होके आए. फिर 1955 से लेके 1960 तक जो चाइना तिब्बत की वॉर हुई उसमें तिब्बतियन माइग्रेट होकर इंडिया में आए. 2015 से लेके 2017 तक जितने भी म्यांमार के रोहिंग्यास थे वो माइग्रेट होकर इंडिया में आए. इस तरह काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ के लोग और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से माइग्रेट होकर इंडिया में आ रहे थे. हमारे सिटीजनशिप एक्ट में उन लोगों को इलीगल माइग्रेंट कहा गया. इलीगल माइग्रेंट होता क्या है? इलीगल माइग्रेंट वो फॉरेनर है जो इंडिया में इलीगल तरीके से एंटर हुए हैं, या जैसे कि उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है अपने ट्रैवल का, जैसे कि वीज़ा, पासपोर्ट, ठीक है, और वो अगर उनके पास है तो वो किसी टाइम पीरियड से उससे आगे, उससे बियॉन्ड इंडिया में स्टे कर रहे हैं. उन लोगों को कहा गया इलीगल माइग्रेट, और उनको हम क्या करते थे, इंडिया से डिपोर्ट कर देते थे या फिर उनको पनिशमेंट में इम्प्रीजन किया जाता था, जेल में डाला जाता था. अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सितंबर 2015 एंड जुलाई 2016 में क्या करा, गवर्नमेंट ने कुछ ग्रुप्स को एग्जेम्प्ट कर दिया इलीगल माइग्रेंट से. उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग हैं जो अब इलीगल माइग्रेंट नहीं रहेंगे और ना ही हम इनको डिपोर्ट करेंगे और ना ही हम इनको इम्प्रीजन करेंगे. अब वो कौन कौन से लोग थे इलीगल माइग्रेंट जो इंडिया में आए थे, बट अब उनको क्या, वो डिपोर्ट नहीं होने वाले थे. अब इसमें 3 कंट्रीज़ के लोग थे और 6 कम्युनिटी के लोग थे. वो 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? वो थी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान. और वो 6 कम्युनिटी थी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन. अगर आप इन 3 कंट्रीज़ में से इन 6 कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं और आप किस तारीख को ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 को इंडिया में आए हैं, तो अब आप क्या है, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं रहे हैं और आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा. पहले हम इंडिया की सिटीजनशिप को पाने के लिए या तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू पा सकते थे या फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू पा सकते थे. फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन इंडिया में रह रहा है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स जो कि इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, वो बाय रजिस्ट्रेशन खुद को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है. और अगर वो नेचुरलाइजेशन तरीके से सिटीजनशिप पाना चाहता है तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशन ज़रूरी है. इट मीन्स वो इंडिया का रिजाइडिंग मतलब कि वो इंडिया में रहा होना चाहिए कितने साल के लिए, कम से कम 11 साल के लिए, या फिर उसने किसी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में 11 साल सर्विस दी हो. सिटीजनशिप वो नेचुरलाइजेशन तरीके से पा सकता है. बट अब क्या हुआ, जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया इसने एक्सेप्शन दे दी इन 6 कम्युनिटीज़ को जो कि इन 3 कंट्रीज से आए थे. उन्होंने कहा इन ग्रुप्स के लिए क्या है, कुछ रिलैक्सेशन है कि जो ये 11 साल वाली रिक्वायरमेंट है ना, अब ये कम करके 5 साल की रह जाएगी. इन ग्रुप्स के लिए अब इनको कंपलसरी है कि ये इंडिया में 5 साल के लिए रहे होने चाहिए. फिर इस बिल में बात की गई, अगर इन ग्रुप्स को सिटीजनशिप मिल जाती है, अगर ये लोग अक्वायर कर लेते हैं सिटीजनशिप, तो ये जिस डेट को इंडिया में एंटर हुए थे उस डेट से इनको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा और इनके खिलाफ जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स थी अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन के अकॉर्डिंगली जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ चल रही थी वो सारी बंद कर दी जाएंगी. अब जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया तो कुछ इशू क्रिएट हुए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में. अब वो इशू क्या थे, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे स्पेशली असम, ठीक है,
1920 के जब रायट्स हुए तो उसमें क्या हुआ, ईस्ट बंगाल बंगाल से मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स असम में एंटर करने लगे। अब इससे क्या हुआ कि जो असम की पॉपुलेशन है उसमें जो रिफ्यूजीज़ के नंबर है वहाँ के लोकल सिटीजन से ज़्यादा होने लग गए। तो तभी असम में एक अकॉर्ड आया था, दैट इज़ 1985 का अकॉर्ड। इस अकॉर्ड में क्या कहा गया था कि अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं और अगर आप असम में माइग्रेट हुए हैं, कब, आफ्टर 25 मार्च 1971, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, ये हमारे असम अकॉर्ड 1985 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली जो डेट रखी गई थी वो थी 31 दिसंबर 2014। उससे पहले भी जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आए थे उनको ये क्या अब डिपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर एक आर्ग्यूमेंट इंक्रीज होता है अबाउट द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी। अब ये एनआरसी था क्या, एक ये एक तरह का ही रजिस्टर था। इसमें अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ से ये शो कर दें कि आप क्या हैं, वहाँ के आपके जो फादर्स या फोर फादर हैं वहाँ के सिटीजन हैं, तो आपको डिपोर्ट नहीं करा जाएगा। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है शो करने को, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस एनआरसी जो कि एक रजिस्टर था जो हमारे इलीगल माइग्रेंट्स को उसमें रजिस्टर कर रहा था, उसके अकॉर्डिंगली 1.9 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स थे जो अभी असम में एग्जिस्ट कर रहे थे। इस वजह से वहाँ के जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तो ये था हमारा CAB, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019, जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको हमने अमेंड किया था, जिसका ओरिजिनल रूप क्या था, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो ओरिजिनल एक्ट बनाया गया था उसको अमेंड करके ये अब नया हमारा एक्ट बना था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कुछ कुछ यूएसए के बिल ऑफ राइट्स की तरह हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने यूएसए से इंस्पायर होकर इनको डिराइव किया है। पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। अब ये मैग्ना कार्टा होता क्या है, अर्लियर 13th सेंचुरी में यानी कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में किंग थे, दैट इज किंग जॉन। उनकी कुछ रिवोल्ट हुई थी उनके बैरन्स के साथ, मतलब वहाँ के जो रिच लैंड ओनर्स के साथ उनकी रिवोल्ट हुई थी। इस रिवोल्ट के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ राइट्स दिए थे उन बैरन को, ठीक है। जब उन्होंने राइट्स दिए तो पहली बार उन्होंने उसको नाम दिया था मैग्ना कार्टा का। तो तभी से जब भी किसी को पहली बार राइट्स दिए जाते हैं तब हम उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स का काम क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करते हैं कि हर पर्सन को इक्वालिटी मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के सिद्धांत को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हर एक इंडिविजुअल की लिबर्टी और उसकी फ्रीडम को हम क्या है प्रोटेक्ट कर सकें। किसके अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट जो है वो कोई आर्बिट्रेरी एक्शन ना ले ले जिससे किसी भी सिटीजन की लिबर्टी और फ्रीडम क्या है वॉयलेट हो रही हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। वो थे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जो ये राइट टू प्रॉपर्टी था ना, इसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। कब किया, बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसको फंडामेंटल राइट से डिलीट करके अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 रह गए हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो हमारा पहला फीचर क्या है कि सम ऑफ देम आर अवेलेबल टू
ओनली सिटीजन वाइल अदर आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन। कह रहा कुछ तो सिर्फ सिटीजन को ही मिलेंगे और कुछ सारे पर्सन्स को मिलेंगे। अब पर्सन में कौन कौन इंक्लूड है? सिटीजन, फॉरेनर्स और लीगल पर्सन जैसे कि हमारी कॉरपोरेशंस और कंपनीज। नेक्स्ट फीचर है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। मीन्स कि हम फंडामेंटल राइट्स को ब्लाइंडली फॉलो या ब्लाइंडली क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, कि हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे राइट्स की सिचुएशन क्रिएट हो, कोई दंगे फसाद हो जाए। ये क्या है? ये एब्सोल्यूट है। इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल हैं कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कोर्ट। थर्ड फंक्शन हमारा ये कहता है कि मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट। कहता कि जो स्टेट का आर्बिट्रेरी एक्शन है, मीन्स स्टेट कोई अनरीजनेबल एक्शन ना ले ले या फिर कोई एकदम से कोई एक्शन ना ले ले, इसके अगेंस्ट हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। वो क्या है? कि अगर कोई ऐसा राइट जो हमें स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट मिला है पर वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल वायलेट कर रहा है, तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं ले सकते। उसको हमें ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर कहता है कि सम ऑफ देम नेगेटिव इन कैरेक्टर वाई अदर आर पॉजिटिव इन कैरेक्टर। कहता कुछ तो कैरेक्टर में नेगेटिव है। नेगेटिव किसके लिए है? नेगेटिव हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, क्योंकि जो वो है गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकते, कोई भी ऐसा अनरीजनेबल एक्शन नहीं ले सकते जो वो वहाँ के सिटीजन के राइट्स को वॉयलेट करे। और वो पॉजिटिव कैसे हैं? कि पॉजिटिव इस प्रकार से हैं कि वो कुछ सिटीजन को कुछ प्रिविलेज दे रहा है हमारा फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट इज दे आर जस्टिसिएबल। मतलब कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई वॉयलेट कर रहा है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये कौन गारंटी करेगा? ये करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। ज़रूरी नहीं है कि हमें उसको डिफेंड या गारंटी करने के लिए पहले किसी हाई कोर्ट के पास जाना पड़े। ठीक है, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट। वो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है, ठीक है, या फिर उनको हटा सकती है। ठीक है, बट कैसे हटाएगी वो? ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नॉट बाय ऑर्डिनरी एक्ट। सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही वो उनको हटा सकती है या फिर उनको कर्टेल कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। कहता है अगर नेशनल इमरजेंसी कंट्री में आ गई है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स खारिज हो सकते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते। अब जो हमारा आर्टिकल 19 है, ठीक है, उसमें जितने भी हमें 6 राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंडर, वो हमारे तभी सस्पेंड हो सकते हैं जब इमरजेंसी लगी है। किस बेसिस पे? वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे अगर इमरजेंसी लगी है तभी आर्टिकल 19 को हम क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऑपरेशन के स्कोप को लिमिट करता है कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। नेक्स्ट हम बात करेंगे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन किन किन मेंबर्स के ऊपर? आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, उनके मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है या फिर हटाई जा सकती है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ये है हमारा आर्टिकल 33। अगला फीचर कहता है कि फंडामेंटल राइट की एप्लीकेशन को हम रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उन जगहों पे जहाँ पे क्या है? मार्शल लॉ लगाया हुआ है। मींस मिलिट्री लॉ, मिलिट्री रूल जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है।
उसके बाद कहते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स तो क्या है डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, मतलब सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, हम खुद एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कुछ क्या है लॉ के बेसिस पे इन्फोर्स करवाए जाएंगे। अब ये जो लॉ है ये लॉ बनाएगा कौन, वो बनाएगी हमारी पार्लियामेंट, ना कि हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव, क्योंकि ये लॉ क्या है पूरे कंट्री में लगेगा। अब पूरी कंट्री के लिए जो लॉ बनता है वो पार्लियामेंट बनाती है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाएगी वो लॉ सिर्फ स्टेट में एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि हमारी स्टेट की डेफिनेशन में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। आर्टिकल 12 हमारे इस पर्पस को डिफाइन करता है अंडर पार्ट 3 में। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। पहली है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मीन्स कि जितने भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन होंगे यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के वो सारे इसके अंदर आएंगे। फिर हो गया गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, अब जितने भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन होंगे वो सारे भी इसी के अंदर आ जाएंगे। जितनी भी हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हो गई लाइक म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, या फिर कोई ट्रस्ट हो गया वो भी इस चीज़ के अंदर इंक्लूड होता है। फिर या फिर कोई और अथॉरिटी जो कि स्टैचुटरी है या फिर नॉन स्टैचुटरी है, जैसे कि LIC, ONGC, सेल एट्सेट्रा, ये सारे ही हमारी स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है कि जितने भी लॉज हैं जो इनकंसिस्टेंट है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं जा रहे और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, वो सारे लॉ क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। इट मीन्स ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमें डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 26, ये दोनों ही कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड किस बेसिस पे, अगर वो किसी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं। अब आर्टिकल 13 ये कह रहा है जो ये टर्म लॉ है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। पहली है जो भी परमानेंट लॉ बनाए गए हैं पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। सेकंड थिंग क्या है, टेम्परेरी लॉ कोई बनाया गया है, जैसे प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया हो। थर्ड चीज़ क्या है, कोई स्टैचुटरी इंस्ट्रूमेंट है, लाइक कोई रूल निकाला, कोई नोटिफिकेशन हो गया, कोई ऑर्डर हो गया। फोर्थ क्या है, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, मीन्स कोई कस्टम या फिर यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, किसी चीज़ का एक लॉ बनाया गया जो हम इन्फोर्स कर रहे हैं। आगे आर्टिकल 3 डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक लॉ नहीं है, इसलिए हम इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। बट सुप्रीम कोर्ट केशव नंदा भारती केस 1973 में ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी हम चैलेंज कर सकते हैं, किस बेसिस पे, अगर ये अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट के किसी ऐसे पार्ट को चेंज कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज हो रहा है या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तब उस केस में हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे पहले फंडामेंटल राइट की, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में है। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये कहता है कि कोई भी स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से डिनाई नहीं कर सकती। अब इसमें दो कंसेप्ट आ गए, पहला हमारा हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो पहला कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने ब्रिटिश ओरिजिन से इंस्पायर होके लिया है, और दूसरा कंसेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पहला कंसेप्ट क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा और सारे पर्सन को इक्वल सब्जेक्शन है, मतलब सारे पर्सन किसी भी लॉ के आगे इक्वल है और कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है। अब हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या कहता है, ये कहता है कि इक्वल सिचुएशन में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो प्रिविलेजेस में हो की बात हो रही है, चाहे हमारी कोई लाइबिलिटी इम्पोज कर रहा है, कोई लॉ हमारे ऊपर लाइबिलिटीज लगा रहा है।
इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कोई टैक्स ब्रैकेट है, ठीक है, तो जो 10 लाख से कम कमा रहा है उसको कोई कम परसेंटेज ऑफ टैक्स देना होगा, कोई 10 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तो उसको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स देना होगा। इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी लगाई जा रही है या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इस केस में उन दोनों की सिचुएशन क्या है, अलग है। हो सकता है जो 10 लाख से कम कमा रहा है वो एक क्या है, एवरेज मिडिल क्लास पर्सन है, और जो 10 लाख से ज़्यादा कमा रहा है वो क्या है, एक रिच पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये क्या है, दोनों में उनकी सिचुएशन क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट चीज़ जो ये डिस्क्राइब करता है वो कहता है कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ। कहता अगर कोई पर्सन है, कोई पर्सन किसी सिचुएशन में है जो कि दोनों पर्सन्स के लिए सिमिलर है, तो उस केस में उनके ऊपर दोनों ही केसेस में उनके ऊपर एक ही तरह का कानून लागू होगा। थर्ड पॉइंट में कहता है लाइक शुड बी ट्रीट अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कहता बिना किसी भेदभाव के हमें जो लाइक पर्सन है, जिसमें सोसाइटी का जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है या जो ऊंचे तबके के लोग हैं, उनके साथ अलाइक्स को भी इक्वल ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज रूल ऑफ लॉ। जो ये रूल ऑफ लॉ है इसकी थ्योरी हमें एवी डाइसी ने प्रिपाउंड की थी, मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इसमें अब 3 एलिमेंट्स आ गए हैं। पहला एलिमेंट है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। इट मीन्स कि गवर्नमेंट कोई भी अनरीजनेबल पावर से किसी को इफेक्ट नहीं कर सकती। सेकंड आ गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स जितनी भी सिटीजन है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल हो चाहे नॉन ऑफिशियल हो, वो सब क्या है, लॉ के सामने बराबर है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है द प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या है, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रीमेसी दी गई है, मतलब उनको पहले प्रेफरेंस दी गई है कि जो हमारे इंडिविजुअल के राइट होंगे उनसे हमारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। अब जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं दैट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों ही एलिमेंट हमारे इंडिया के सिस्टम में एप्लीकेबल है, बट जो थर्ड वाला है वो एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके बाद हमारे राइट्स बनाए गए थे। बट जो थर्ड एलिमेंट है वो कहता है कि पहले आप इंडिविजुअल के राइट्स बनाइए और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। तो इसलिए थर्ड वाला पॉइंट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, ये पॉइंट एप्लीकेबल है हमारा ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हम बात करेंगे एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी की। कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं, जैसे कि पहले एक्सेप्शन क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट स्टेट इंजॉयज फॉलोइंग इम्यूनिटीज़। ये कुछ इम्यूनिटीज़ को इंजॉय करते हैं अंडर आर्टिकल 361। वो क्या है, पहली है कि प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है अपने पावर्स और ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करने के लिए। अगर वो कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है या अपनी पावर के तहत कोई डिसीजन ले रहा है अपने ऑफिस टर्म में, तो वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक का उसका ऑफिस टर्म चल रहा है। थर्ड इम्यूनिटी क्या है कि उनके खिलाफ हम कोई अरेस्ट या फिर इम्प्रिजमेंट की प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि क्या उनका ऑफिस टर्म कंटिन्यू है। फोर्थ वो कहते हैं कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं चल सकती जब तक कि वो ऑफिस के टर्म में है। बट अगर उसने कोई पर्सनल कैपेसिटी में कोई डिसीजन लिया है तो उनके खिलाफ हम सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। कब चला सकते हैं, जब हमने नोटिस दिया हो उसके 2 मंथ के बाद। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझते हैं कि गवर्नर ने कोई एक अपनी पर्सनल कैपेसिटी में डिसीजन लिया और उस डिसीजन से उन्होंने किसी की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से हड़प लिया। अब हम उनके खिलाफ कोई भी सिविल लॉ प्रोसीडिंग नहीं चला सकते जब तक कि वो क्या है, ऑफिस टर्म में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब सिविल प्रोसीडिंग चलाने के लिए क्या हो सकता है कि पहले हमें उनको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के 2 मंथ्स बाद हम उनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है, कोई भी पर्सन लायबल नहीं है किसी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में। किस चीज़ के लिए, अगर कोई हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हाउस में कोई बात हो रही है
या कोई रिपोर्ट है जो उसने न्यूज़पेपर में छापी है या फिर पब्लिश की है, तो उसके लिए उसके खिलाफ कोई भी सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। यह था हमारा आर्टिकल 361A। थर्ड जो हमारी एक्सेप्शन है वो ये कहती है कि अंडर आर्टिकल 105 एंड 194 जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं है जो उन्होंने सदन में कही हो। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कौन सा सेक्शन है? 105, आर्टिकल 105, और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है आर्टिकल 194। नेक्स्ट बात करते हैं, तब कहते हैं कि आर्टिकल 31C आर्टिकल 14 का एक एक्सेप्शन है। जो भी हमारे फॉरेन सोविनर्स हैं, एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो भी क्या है, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स के खिलाफ इम्यूनिटी को एंजॉय करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि जो भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर उससे रिलेटेड कोई एजेंसीज हैं, वो हमारी कौन सी इम्यूनिटीज़ को एंजॉय करती हैं, दैट इज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कहते हैं स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन को किस बेसिस पे, उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के रिलीजन्स पे। इसका दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी सिटीजन किसी भी डिसेबिलिटी और लाइबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन के लिए क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। किस बेसिस पे? उसके रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से अगर उसको कहीं पे ना जाने दिया जाए, जैसे कि उसको शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेसेस पे अगर उनको रोका जाए, तो इस चीज़ के लिए वो लाइबल नहीं होगा या उसके ऊपर कोई डिसेबिलिटी नहीं लगाई जा सकती। जैसे कि अगर उसको उसकी रेस, कास्ट या रिलीजन की वजह से कोई वेल, टैंक, बाथिंग गार्ड्स या रोड या कोई ऐसी जगह को एक्सेस ना किया जाए जो कि पार्टली और होली किसने बनाई है, स्टेट फंड्स के थ्रू से बनाई गई है, या फिर कोई ऐसी जगह जो जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए बनाई गई है, उसको अगर वहाँ जाने से रोका जा रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि उसके ऊपर हम लाइबिलिटी लगा रहे हैं या हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अब इसके आगे कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं। एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो कोई भी एक प्रोविजन बना सकता है, कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, किसके लिए? वुमेन और चिल्ड्रन की बेटरमेंट के लिए। अगर वो कोई प्रोविजन बना रहा है, सपोज किसी स्टेट में वुमेन को रिजर्वेशन दी गई है उसके रिक्रूटमेंट के लिए, या फिर चिल्ड्रन की अपलिफ्टमेंट के लिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, तो अब हम ये नहीं, उसमें उस केस में मैन ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ये हमारी एक्सेप्शन है। सेकंड एक्सेप्शन ये कहती है कि अगर कोई स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजन बना रहा है, किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको सोशली अपलिफ्ट करने के लिए, या फिर उसको एजुकेशनली अपलिफ्ट करने के लिए बैकवर्ड क्लास को क्या कर रहा है, उसके लिए प्रोविजन बना रहा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या फिर शेड्यूल ट्राइब हो, तो वो भी क्या है, उसको अलाउड है। या फिर स्टेट के पास पावर है कि वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है बैकवर्ड क्लास की एडवांसमेंट के लिए, या फिर उसको किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सके, इसके लिए वो कोई प्रोविजन बना रहा है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो, चाहे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो कि स्टेट फंड से चल रहा है। ये जो लास्ट प्रोविजन है ये ऐड किया गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 में। इस प्रोविजन को लाने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, दैट इज सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006। इस एक्ट ने क्या किया था, एक कोटा प्रोवाइड किया था 27% का, किसको? ओबीसी को। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कोटा दिया है, उस कोटे में से, उस ओबीसी कोटे में से हम क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करेंगे, मतलब क्रीमी लेयर को ये कोटा नहीं मिलेगा। अब ये क्रीमी लेयर है क्या? क्रीमी लेयर उन लोगों की चिल्ड्रंस को कहा गया है जो किसी फॉलोइंग कैटेगरी में बैठे हैं, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पे हो गया, कोई पर्सन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, यूपीएससी का चेयरमैन, कोई मेंबर, जो उनके चिल्ड्रंस हैं, उनको ओबीसी कोटे के तहत कोई भी कोटा नहीं मिलेगा। ये सारे क्या है, हमारे क्रीमी लेयर में आते हैं। कोई भी ऑफिसर हो गया, ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, कोई भी कर्नल रैंक का कोई पर्सन हो गया, कोई डॉक्टर, लॉयर हो गया, ऑथर, आर्टिस्ट है,
कोई पर्सन है जिसका बड़ा बिजनेस है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, और वो बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चर लैंड का मालिक है। ये सारे हमारे क्रीमी लेयर में आते हैं और इनको किसी भी कोटे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 16, दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम कहते हैं कि सारे सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं या फिर किसी भी ऑफिस के अंदर खुद को अपॉइंट करवा सकते हैं। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, जैसे कि एक्सेप्शंस क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेजिडेंट्स को एक कंडीशन बना सकता है किसी एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। सपोज कोई स्टेट है, कोई यूपी है, उसमें कोई भी सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट अनाउंस की जाती है, तो उसमें ये कंडीशन लगाई जा सकती है कि वहाँ के रेजिडेंट्स को कोई कोटा मिलेगा या फिर प्रेफरेंस मिलेगी। ये पावर पार्लियामेंट के पास है। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है कि जो हमारा स्टेट है, ठीक है, वो कोई भी एक प्रोविजन लेके आ सकता है, किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, किसके फेवर में, बैकवर्ड क्लास के फेवर में। अगर किसी स्टेट सर्विस में किसी बैकवर्ड क्लास को कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है, कोई परसेंटेज नहीं दी गई है, तो उस केस में एक वो प्रोविजन लेके आ सकता है जहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई रिजर्वेशन का कोटा बनाया जाए। थर्ड एक्सेप्शन क्या है, कहता है अ लॉ कैन प्रोवाइड दैट इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड religious or denomination institution or member of its governing body should belong to a particular religion of denomination। इसमें कहते हैं कि लॉ बनाया जा सकता है, लॉ हमें ये कहता है कि अगर कोई रिलीजियस ऑफिस है तो उसकी एक अपनी रूल हो सकते हैं, अपनी कंडीशन हो सकती है कि उसकी जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर होंगे वो पर्टिकुलर रिलीजन के ही लोग होंगे। सपोज कोई मंदिर का ट्रस्ट है तो उसका ये हो सकता है कि जो भी उसके मेंबर होंगे वो सारे क्या है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हो। इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है या वॉयलेट हो रही है या हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे क्या है, एक्सेप्शन है। अब एक कमीशन बनाया गया था, दैट इज मंडल कमीशन। 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने एक बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया था जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल, ठीक है। इनका जो मेन काम था वो क्या था कि ये हमारी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ना, उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और इनको ये काम दिया गया था कि भाई आप ऐसे कुछ मेजर्स सजेस्ट कीजिए जिनसे इनकी अपलिफ्टमेंट हो सके, इनकी बेटरमेंट की जा सके। अब इस कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3743 जो कास्ट थी वो हमारी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के तौर पे आइडेंटिफाई की गई। अब इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पे ना 27% जो था वो ओबीसी क्लासेस को क्या मिला, रिजर्वेशन मिला। 10 साल के बाद 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने क्या करा कि ये 27% जो गवर्नमेंट जॉब में कोटा मिल रहा था इसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। फिर दोबारा 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जब आई, इन्होंने इसमें दो चेंजेस करे। पहले चेंज इन्होंने क्या कहा कि जो 27% कोटा दिया गया है ओबीसी वालों को, उसमें जो क्या है प्रेफरेंस दी जाएगी पुअर सेक्शन को। दूसरा उन्होंने चेंज क्या किया कि हम एक दूसरा रिजर्वेशन निकालेंगे 10% उन लोगों के लिए जो हायर कास्ट के हैं बट क्या है, गरीब हैं, पुअर हैं, उन लोगों के लिए हम 10% कोटा निकालेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस एडिशनल रिजर्वेशन वाली बात को, जो 10% एडिशनल रिजर्वेशन दिया जा रहा था, उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया था उस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिजर्वेशन हम देंगे बट कुछ कंडीशंस के साथ। वो कंडीशन क्या थी कि जितने भी ओबीसी की क्रीमी लेयर है वो इससे एक्सक्लूड कर जाएं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, जो ये रिजर्वेशन मिल रहा है ये सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए है, बाद में जो प्रमोशंस वगैरह होगी उस चीज़ के लिए इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला जाएगा। थर्ड, उन्होंने कहा कि जितना भी रिजर्व्ड कोटा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी वैकेंसी है जो अनफाइल्ड रह गई है, मतलब पिछले साल की कोई वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड की जा रही है,
उस वैकेंसी को मिलाकर भी 50% से ज़्यादा कभी भी हमारा कोटा नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा मंडल कमीशन। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 कहता है कि हमें अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, या फिर इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस है जो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रही है किसी किसी भी फॉर्म में, उसको भी हमें ख़त्म करना है। अब अनटचेबिलिटी है क्या? इट मीन्स एक सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज करना किसी क्लास के ऊपर, किस रीज़न की वजह से, उसके बर्थ के रीज़न की वजह से। कि हम कह सकते हैं कि आपका बर्थ इस जगह पे हुआ या इस कास्ट में हुआ, इसलिए आपको ये सोशल डिसएडवांटेज है या फिर सोशल डिसेबिलिटी है। उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी है इसको ऑफेंस माना गया है। ठीक है, अब इस ऑफेंस की कुछ पनिशमेंट भी है। ठीक है, वो क्या है? ये कहते हैं कि अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 अगर कोई अनटचेबिलिटी का ऑफेंस करता है तो उसको क्या पनिशेबल है, पनिशमेंट क्या है उसकी? या तो उसको इम्प्रीजन किया जाएगा 6 महीने के लिए, या फिर उसके ऊपर 500 का चार्ज लिया जाएगा, या फिर ये दोनों ही पनिशमेंट उसको दी जाएगी अगर वो ये वाले ऑफेंसेस करता है। कौन से ऑफेंसेस हैं? पहला है कि किसी भी पर्सन को वो किसी पब्लिक प्लेस पे वर्शिप करने से रोक रहा है या फिर मंदिर जाने से रोक रहा है, तो ये क्या है? ऑफेंस माना जाएगा। दूसरा ये है कि वो अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, कि हमारे धर्मों में लिखा है या हमारा कल्चर है, ठीक है, या फिर किसी और बेसिस पे अगर उसको जस्टिफाई कर रहा है तो भी ये क्या है? ऑफेंस है। या फिर वो किसी पर्सन को रोक रहा है किसी शॉप, होटल या किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए जहाँ पे पब्लिक एंटरटेनमेंट हो रहा है। किसी पर्सन की इंसल्ट करना क्योंकि सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक शेड्यूल कास्ट का है, ठीक है, या फिर अनटचेबिलिटी की बेसिस पे उसकी इंसल्ट करना, उसको डेरोगेट करना, ये भी हमारा ऑफेंस माना जाएगा। किसी पर्सन को किसी हॉस्पिटल में एडमिट ना करना या फिर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ना घुसने देना या किसी हॉस्टल में ना एडमिट करना, ये भी हमारा क्या है? ऑफेंस है। अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देना डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, मतलब उसको प्रमोट करना, लोगों को आगे अफवाहें फैलाना, ये भी हमारा क्या है? एक ऑफेंस माना जाता है। कोई भी गुड्स या फिर कोई सर्विस देने से मना करना, ये भी हमारी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। तो ये थे हमारे अनटचेबिलिटी के ऑफेंस जिसके लिए हम क्या है, अगर हम करते हैं तो ये हमें पनिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 कहता है कि कोई भी तरह का टाइटल है हम उसको अबॉलिश कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं। पहले ज़माने में जो टाइटल दिए जाते थे, महाराजा, राज बहादुर, दीवान साहब, राय साहब, इस तरह के जितने भी टाइटल्स हैं इनको बैन कर दिया गया है और सबको अब इक्वल स्टेटस दिया गया है। अब इसके कुछ प्रोविजंस हैं। वो कहते हैं कि इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनी बॉडी वेदर अ सिटीजन और फॉरनर। वो कहता है कि ये स्टेट को मना करता है वो किसी भी तरह का टाइटल ना ले, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरनर हो। आगे नेक्स्ट प्रोविजन कहता है कि ये मना करता है किसी भी इंडियन सिटीजन को कोई भी टाइटल एक्सेप्ट करने से किसी फॉरेन स्टेट से। थर्ड ये कहता है कि कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट का ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिना प्रेसिडेंट की मर्जी से। अगर प्रेसिडेंट की कंसेंट होगी तभी वो टाइटल एक्सेप्ट कर पाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन कहता है कि कोई भी सिटीजन हो या फिर कोई फॉरेनर हो, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट होल्ड कर रहा है तो वो किसी भी स्टेट से कोई भी प्रेजेंट या अम्यूलमेंट या फिर कोई भी किसी दूसरी फॉर्म में कोई गिफ्ट वगैरह क्या है? एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के। अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब सारे टाइटल अबॉलिश कर दिए गए हैं तो फिर हम ये नेशनल अवार्ड्स क्यों दे रहे हैं? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने ये वेरीफाई किया कि नेशनल अवार्ड्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, मतलब ये हम किसी को उनकी मेरिट के बेसिस पे दे रहे हैं। और जो ये टाइटल्स हम दे रहे हैं, भारत रत्न या भारत
पद्म भूषण या पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये हम क्या है किसी भी नाम के आगे एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगा रहा है तो वो ऐसे नहीं लगेगा भारत रत्न सो एंड सो, ठीक है। उसको इन टाइटल्स को एज अ मेरिट बेस उनको प्रमोट करने के लिए या उनको कुछ सराहने के लिए, ठीक है, उनके एडवांटेज के लिए उनको दिया गया है, ना कि बाहर उनके नेम प्लेट के आगे लगाने के लिए। तो ये था हमारा राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक चला। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।